जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में 75 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, एक ऐसी वीडियो आप सभी के समक्ष शुरू हो चुकी है जो शुरू से शुरू करेंगे और अंत तक पहुंचाएंगे साथियों आपको हिंदी के विषय में और सामान्य ज्ञान के विषय में। तो ये पूरी वीडियो साथियों पूरी हिंदी पर आधारित होगी, पूरी यूपी जीके पर, पूरी सामान्य ज्ञान पर और करंट अफेयर के कुछ चुनिंदा सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे। तो साथियों, हिंदी के 37 क्वेश्चंस में से आपका टारगेट मैं आपको आज साथियों 26 का दे रहा हूं, यानी कि 37 में से 26 प्रश्न अगर आप देख लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो आपकी हिंदी साथियों अच्छी मानी जाएगी। पहला प्रश्न आप सभी के सामने यह रहा कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या साथियों कितनी मानी गई है। तो कितनी मानी गई है? 52 मानी गई है। राइट आंसर अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन कौन से। देखिए दंत वर्ण की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जब हम बात करते हैं ता की, तो ये दंत वर्ण में आएगा। ता हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों ता, था, दा, ठीक है, दा, धा, ना। उसके अलावा मैं आपको अतिरिक्त दंत वर्ण बता देता हूं, जिसके सा हो गया, रा हो गया और उसके अलावा ला हो गया। यानी कि ता साथियों मैंने यहां पर लिखा है, तो ता आपका क्या हो जाएगा? दंत वर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए घा का उच्चारण स्थान कौन से, जिसके का, खा, गा, गा आपने सुना नहीं साथियों, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये कंठ के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण बताइए। देखिए किसी भी वाक्य में अगर कर्मवाच्य होगा तो मैं आपसे कह देता हूं साथियों, वहां पर या तो के द्वारा लिखा होगा, क्या साथियों लिखा होगा? या तो वहां पर के द्वारा लिखा होगा या वहां पर साथियों द्वारा लिखा होगा। तो अगर ये आपको मिलते हैं तो आप आराम से लगा देंगे कि ये कर्मवाच्य है। कलाकार मूर्ति गढ़ता है, मुझसे अब नहीं चला जाता, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, मैं प्रतिदिन खेल खेलता हूं। तो यहां पर साथियों कैसा शब्द आ गया? द्वारा शब्द आ गया, और यही आपका एक कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए राम नहीं जाता, इस वाक्य का भाववाच्य में साथियों क्या होगा बताइए। भाववाच्य की ट्रिक की अगर बात करते हैं तो भाववाच्य में साथियों आपको से शब्द देखने को मिलेगा, उसके अलावा उसी वाक्य में नहीं शब्द भी होगा। यानी कि अगर ये दो शब्द साथियों उस वाक्य में है तो वो आपका भाववाच्य हो जाएगा। तो राम को नहीं जाना है, यहां पर नहीं कुछ है। राम जाता ही नहीं है, यहां पर नहीं तो है लेकिन से नहीं है। राम से जाया नहीं जाता, तो यहां पर साथियों से शब्द भी है और नहीं शब्द भी है, इसलिए ये आपका जो होगा एक तरीके से बहुवचन की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, बताइए। यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, आपके सामने जो क्वेश्चन है साथियों, जिसका संबंध आध्यात्म से होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको साथियों आध्यात्मिक कहा जाता है। राइट आंसर यहां पर जिनका भी साथियों ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। यहां पर रेखांकित शब्द है साथियों अनाथ, तो आपसे पूछा जा रहा है इसका विलोम क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अनाथ का विलोम क्या होता है? अनाथ का विलोम होता है साथियों सनाथ। उसके बाद देखिए पक्षी दाना चुग रहा है, यहां पर भी एक रेखांकित शब्द है। आपसे पूछा जा रहा है पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा बताइए। देखिए पक्षी की अगर बात करते हैं साथियों कौन सा नहीं, देखिए पक्षी को साथियों नभचर भी कहा जाता है, खग भी कहते हैं, अंडज भी कहते हैं, लेकिन पक्षी की जब हम बात करते हैं तो इसको पंकज नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द बताइए। देखिए अंक की अगर बात करें ना, तो अंक की अगर बात करें साथियों, इसको गोद कहा जाता है, इसको संख्या कहा जाता है, इसको अध्याय कहा जाता है और इसको भाग्य भी कहा जाता है। तो कुल मिला के अगर बात करें आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर दो शब्दों के मतलब आपसे पूछे जा रहे, एक तो चिर का मतलब क्या होता है और आपसे पूछा जा रहा है एक चीर का मतलब क्या होता है। तो आप सभी लोग साथियों मालूम होना चाहिए। देखिए जो चीर होता है ना, वस्त्र को कहते हैं साथियों चीर, तो वस्त्र और वस्त्र। लेकिन चिर की जब हम बात करते हैं तो चिर का मतलब साथियों क्या होता है? पुराना होता है। यानी कि चिर का मतलब हो जाएगा साथियों पुराना और चीर का मतलब हो जाएगा वस्त्र। यानी कि कुल मिला के अगर आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है बताइए। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है बताइए। तो अगर बात करें अभिनय नाटक के, आपको बिल्कुल एक तरीके से मतलब सुनने में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो नहीं।
उसके अलावा आदि अंत भी नहीं है, नौकर और अनुचर भी नहीं है, लेकिन अवधि और अवधि इन दोनों के मतलब तो अलग होते हैं साथियों, लेकिन ये सुनने में एक से आ रहे हैं। तो जो सुनने में एक से आए यानी कि समरूपी हो लेकिन उनके भिन्न भिन्न अर्थ हो, तो वो शब्द कौन से हैं? तो वो ऑप्शन नंबर ए वाले हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निर्गुण शब्द में साथियों उपसर्ग क्या होगा, बताइए। तो निर्गुण की साथियों जब हम बात करते हैं तो निहल एक तरीके से विसर्ग यहां पर आ जाना चाहिए, यानी कि नहीं आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बन सकता है? तो साथियों वैचारिक शब्द होता है। क्या शब्द होता है? वैचारिक शब्द आपका होता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, तो वैचारिक कहां पर लिखा हुआ है अगर बात करें तो वैचारिक तो मुझे यहां पर दो जगह पर एक तरीके से देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ए हो जाए, क्योंकि यहां पर भी वैचारिक है और यहां पर भी तो वैचारिक है। तो कुल मिला के आप लोग इतनी बात ध्यान रखेंगे कि वैचारिक कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए और डी में है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, बताइए। यानी कि इसमें से साथियों तद्भव शब्द कौन सा होगा, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या है। देखिए पाषाण आपका तत्सम है, कंकड़ आपका तत्सम है और पक्ष आपका तत्सम है, लेकिन जब हम बात करते हैं यहां पर प्यासा शब्द की, तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताइए। तो कौन सा शब्द साथियों तत्सम है, बताइए। सांप भी आपका तद्भव है और चिन्ह भी आपका तद्भव है, और अगर बात करें वीणा भी आपका तद्भव है, लेकिन विस्मय शब्द की अगर बात करते हैं तो ये आपका एक तरीके से तत्सम शब्द हो जाएगा। राइट आंसर। हेलो, चलिए साथियों उसके बाद देखिए कि 16वें नंबर का प्रश्न है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को क्या क्या लिखा हुआ साथियों, बच्चों को पढ़ाते हैं। यहां पर एक रेखांकित मुहावरा आपको दिख रहा होगा साथियों, मैं आपको हाईलाइट करके दिखला देता हूं, एक सेकंड रुकिए। लोहे के चने चबाना, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि लोहे के चने चबाने का मतलब क्या होता है। बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास करना या अपनी बहुत ही आशा रखना। तो मैं कहूंगा साथियों अगर आपका उत्तर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। उसके बाद देखिए चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है? देखिए वही मैं आपको साथियों मुहावरे, वही लोकोक्ति आपको करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, कंजूसी करना नहीं। उसके अलावा साथियों अगर बात करें कि सीमित साधनों से काम चलाना तो नहीं, छोटा होकर बड़ा काम करना तो नहीं, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा साथियों, राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि बिल्कुल सही है। चूहे के जाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। चलिए उसके बाद देखिए, जहां तहां मज्जा मांस रुचिर लखी परत बखारे, जित जित छिटके हाड़ से तू कहू कहू रतनारे। तो आपको बताने इसमें कौन सा रस है। देखिए कभी भी आपको देखना हो कि कौन सा रस है तो आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िए और उन पंक्तियों को देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है। आपको विभत्स रस आ रहा है, अद्भुत रस आ रहा है, भयानक रस आ रहा है या हास्य रस आ रहा है। अब मुझे ये बताइए, जहां तहां मतलब जहां जहां देखो जहां वहां मज्जा मांस रुचिर लखी बखारे, मतलब मांस वगैरह पड़े हुए हर जगह, ठीक है, मांस वगैरह मज्जा पड़े हुए हैं, जित जित छिटके हांड से तू कहूं। तो कुल मिला के यहां पर से आपको लग रहा होगा एक भय की कंडीशन है, एक भय की स्थिति है। तो यहां पर साथियों आपका भयानक रस हो जाएगा, जिनका भी आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल सही था। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और अगर बात करते हैं यहां पर कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का पढ़ लिया, रेखांकित शब्द की अगर बात करें तो समास आपसे पूछा जा रहा है आजीवन शब्द का। देखिए मैं आपको साथियों बहुत बार बता चुका हूं, अगर किसी भी शब्द का पहला पद आपको बड़ा आ दिख जाए, क्या दिख जाए साथियों, किसी भी शब्द का पहला पद अगर आपको बड़ा आ दिख जाए, या किसी भी शब्द का पहला पद आपको प्रति दिख जाए, या साथियों किसी भी शब्द का आपको पहला पद भर दिख जाए, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते जैसे कि यहां पर आजीवन बन गया, ठीक है, पहला पद बड़ा आ हो गया, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो अव्ययी भाव राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए पहला पद प्रतिकार दिख जाए, जैसे प्रतिकार हो गया, तो प्रतिकार में अगर आपसे पूछे कौन सा समास हो तो अव्ययी भाव समास आपको बताना है। भर की अगर बात करते ना तो भरपेट शब्द में अगर आपसे पूछे कौन सा समास है तो अव्ययी भाव समास है। उसके अलावा एक तरीके से ऐसे शब्द दे रखे होते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए धीरे धीरे में कौन सा समास है,
ठीक है ना। अगर धीरे धीरे में आपसे समास पूछा जाए तो आपको अव्ययी भाव बताना है, ठीक है ना। और अगर आपको साथियों रातों रात में समास पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि बताइए रातों रात में कौन सा समास है, तो रातों रात में भी अव्ययी समास ही है। तो इतनी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। तो तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् धन लीन होगा। सही जवाब, जिनका भी डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सदैव शब्द में कौन सी संधि है बताइए। देखिए कभी भी आपको साथियों इस प्रकार की मात्रा देखने को मिल जाए या इस प्रकार की मात्रा को देखने को मिल जाए तो हमेशा वहां पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि कौन सा यहां पर शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आशीर्वाद जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में साथियों, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न की अगर बात करें, धन का मतलब क्या होता है। तो धन का मतलब क्या होता है साथियों, धन का मतलब क्या होता है, अंक, अर्थ, स्वार्थ या कोश। तो क्या होता है साथियों, कोश होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। संसार कैसा है तो पुल्लिंग हो जाएगा, गौरव कैसा है तो पुल्लिंग हो जाएगा, समुदाय कैसा है पुल्लिंग हो जाएगा, अश्विनी के साथ कैसी का आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये अश्विनी शब्द साथियों कैसा शब्द हो जाएगा, एक तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है बताइए। देखिए जब वाक्य की समाप्ति यानी कि वाक्य आपने पूरा लिख दिया तो वहां पर आप कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करते हो, तो मैं कहूंगा वहां पर आप पूर्ण विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हो। इसलिए वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग करते हो उसे क्या कहते हो, उसे पूर्ण विराम कहा जाता है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, देखिए जैसे आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यानी कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। लेकिन देखिए इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो 3 तरह के वॉइस होते हैं, वाच्य होते हैं। लेकिन इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो साथियों 2 तरह के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। लेकिन हिंदी की अगर बात करते हैं तो 3 तरह के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसलिए सही जवाब इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए दुष्कर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा बताइए। तो दुष्कर की अगर बात करें, दुष्कर का मतलब होता है साथियों कठिन चीज। क्या, कठिन की अगर बात करें तो ये दुष्कर का समानार्थी हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं, यानी कि इसमें एक 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक ऐसा शब्द आपको बताना है जिसमें प्रत्यय नहीं है और कार प्रत्यय नहीं है। देखिए अगर हम तक्षकार की संधि विच्छेद करेंगे ना तो तक्ष अलग हो जाएगा और कार अलग हो जाएगी, यानी कि कार प्रत्यय इसमें है। कलाकार की अगर बात करेंगे तो कला अलग हो जाएगा, कार अलग हो जाएगा, यानी कि कार प्रत्यय इसमें भी है। कुंभकार की संधि विच्छेद करेंगे तो कुंभ अलग हो जाएगा, कार अलग हो जाएंगे, यानी कि कार प्रत्यय इसमें भी है। लेकिन पहली बात तो यह है कि बेकार का संधि विच्छेद हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बेकार का संधि विच्छेद नहीं हो सकता साथियों, क्योंकि ये एक तरीके से अपने आप में एक सार्थक शब्द है। जब इसके टुकड़े करोगे, संधि विच्छेद करोगे तो इसका कोई सार्थक मतलब नहीं निकलेगा। तो कुल मिला के जैसे मान लीजिए घोड़े की अगर बात करें ना तो घोड़े का संधि विच्छेद नहीं हो सकता, कुत्ते का नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके संधि विच्छेद साथियों नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, तो कुल मिला के अगर बात करें आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ है। और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। और लाइक करने में भी आपका कुछ नहीं जाता है साथियों, एक लाइक वाला बटन है उसको दबा दीजिए बस। भयभीत की अगर बात करते हैं तो भयभीत का समास विग्रह साथियों क्या होगा बताइए। तो आप लोग यहां पर साथियों ध्यान रखेंगे, भयभीत का मतलब हो जाएगा साथियों भय से भीत। क्या हो जाएगा, भय से भीत हो जाएगा। अगर आपने भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए का चयन किया है तो बिल्कुल सही किया है। द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है बताइए। देखिए द्वंद्व समास में 2 शर्तें होती हैं। एक तो बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए, अगर योजक चिन्ह नहीं है तो और कम से कम तो होना ही चाहिए। ठीक है, योजक चिन्ह हो या और हो। और उसके अलावा अगर बात करें ना साथियों, एक तरह से साथियों यहां पर देखिए इन दोनों के मतलब समान नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा अलग होना चाहिए। ठीक है, तो कपड़े लत्ते, पान तंबाकू, राग विराग, लेकिन यहां पर तो घर और घर एक ही शब्द लिखा है, सेम शब्द लिखा है। तो यहां पर साथियों आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। अब नहीं होगा तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है साथियों बताइए।
तो अत्यधिक में विसर्ग संधि है, नहीं साथियों यड़ संधि है। उसके अलावा मनोनुकूल की अगर बात करते हैं साथियों तो मनाधन अनुकूल हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि आपकी आ जाएगी। उसके अलावा उत्तम में भी नहीं है, तन में भी नहीं, तत्मय हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं आंसर, अगर आपने भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है तो बिल्कुल सही किया है। टेढ़ी खीर होना ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, खीर का टेढ़ा होना। भाई खीर कैसे टेढ़ी होगी, डावाडोल होना नहीं, कठिन काम करना, ये बिल्कुल सही कहते नहीं, ये टेढ़ी खीर, भाई उसको तो मनाना एकदम टेढ़ी खीर है, यानी कि कठिन काम है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी चयन किया है तो बिल्कुल सही किया है। मौके का फायदा उठाना, इस लोकोक्ति का मतलब बताइए। चलिए, तो बहती गंगा में हाथ धोना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, या नेकी कर दरिया में डाल। तो मैं कहूंगा साथियों मौके का फायदा, कहते नहीं मौके का फायदा उठा लो, यानी कि बहती गंगा में हाथ धो लो। राइट आंसर आपका ए के साथ। अष्ट का तद्भव रूप क्या होगा साथियों, बताइए। देखिए अष्ट की अगर बात करते हैं, अष्ट हम लोग कहते हैं तत्सम में और उसको तद्भव में कहते हैं साथियों 8। तो इस प्रकार आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ये सभी के सभी प्रश्न, उनके जवाब साथियों आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहे हैं। आप इस बात को मानो या ना मानो, और ये स्टोर हुए प्रश्न और उनके उत्तर साथियों जब काम आएंगे, जब आपके सामने आपका प्रश्न पत्र खुलेगा, रियल प्रश्न पत्र खुलेगा। तो मैं कहूंगा साथियों हिंदी का उसमें से एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जिसको मैं कई बार आपको ना करवा चुका, यानी कि एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आपको करने में कोई दिक्कत हो। फटाफट इधर प्रश्न देखा 2 सेकंड में उसका आंसर, इधर ये प्रश्न देखा उधर उसका 2 सेकंड में आंसर। तो कुल मिला के साथियों 5 मिनट में आपको हिंदी कंप्लीट करना है साथियों अपने रियल एग्जामिनेशन में, और मैं आपको साथियों उसी बात के लिए तैयार कर रहा हूं, क्योंकि जब 5 से 8 मिनट में लगभग आप हिंदी कर देते ना, तो ये समझ लीजिए मैथ और रीजनिंग के लिए आपके पास ज्यादा समय बच जाएगा, और मैथ और रीजनिंग पूरे क्वेश्चन वही एग्जाम में कर पाएगा जो जिसके पास समय बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसने हिंदी को कर लिया, जीके जीएस को कर लिया बहुत आराम से, बहुत कम समय में। अब रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग के कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि वो आप कर तो लोगे, लेकिन उसमें किसी क्वेश्चन में 2 मिनट लेता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास इतना समय नहीं है, कोई क्वेश्चन होता है 1 मिनट में हो जाता है, कोई क्वेश्चन होता है 50 सेकंड में भी हो जाता है। तो अब मान लीजिए आपने ये 1 मिनट वाले सवाल कर दिए, 50 सेकंड वाले सारे सवाल कर दिए, लेकिन 4-5 क्वेश्चन 2-2 मिनट वाले भी होंगे। तो जब आप ये हिंदी से फुर्सत पाओगे तभी तो ये 2-2 मिनट वाले क्वेश्चन करोगे। अब आप इसी में ही साथियों 20 मिनट लगा दोगे हिंदी में, तो फिर कैसे ये 2-2 मिनट वाले क्वेश्चन करोगे। और सबसे बड़ी गलती जो होती है ना, जिनकी रैंक नहीं आती है, जो बढ़िया नंबर नहीं सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, वो साथियों इन क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। चलिए, समान अर्थ बताने वाले शब्द साथियों क्या कहलाए जाते हैं, तो बहुत आसान सा प्रश्न है। उनको समानार्थी भी कहते हैं और पर्यायवाची भी कहते हैं, इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे बताइए। तो भारतवर्ष में साथियों हिंदी जो है ना वो राजभाषा कहलाई जाती है, राष्ट्रीय भाषा नहीं कहलाई जाती है। राइट आंसर आपका, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अब उसके बाद देखिए नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची यानी कि समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। कुल मिला के घर का आपको बताना है पर्यायवाची साथियों क्या हो सकता है। तो घर को क्या प्रवास कहेंगे, आवास कहेंगे, सुवास कहेंगे, सहवास कहेंगे। तो साथियों घर को तो आवास कहा जाता है। सही जवाब अगर आपका यहां पर साथियों है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आपके साथियों एक तरीके से यहां पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के, बड़े ही टॉप लेवल के, और वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे। उसके अलावा जीके जीएस यूपी जीके को हम लोग देखेंगे। तो अब आपको साथियों बिल्कुल नहीं जाना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैं वो क्वेश्चन लाया हूं जो डायरेक्ट साथियों हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 38 है और 75 क्वेश्चन तक हम लोग चलेंगे। लगभग 7 से 8 मिनट में मैं इस क्लास को फिनिश कर डालने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए किस न्यायिक संस्था ने चुनावी बॉन्ड यानी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अब आपको खुद मालूम होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितना साथियों एक तरीके से कितना ये चर्चा में रहा। तो ये चुनावी बॉन्ड्स था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को 15 फरवरी 2024 को असंवैधानिक घोषित किया। तो किस न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया साथियों? सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय ने इसको असंवैधानिक घोषित किया। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जनवरी 2024 में कितने दिवसीय विशेष अनुष्ठान किया? तो कितने दिवसीय साथियों? तो 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान किया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका जाएगा
टी के साथ। निम्नलिखित में से किसे संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में, साथियों इसको संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बौद्ध शिक्षा जो है ना साथियों, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहां पर था? तो विक्रमशिला में। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, विक्रमशिला में ही बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता साथियों वासुमित्र ने की थी। और कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहां पर हुई थी? वो कश्मीर में हुई थी। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी साथियों बताइए? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी की अगर बात करें साथियों, इब्राहिम लोदी की अगर बात करें तो ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी के साथ। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण रहता है साथियों बताइए? देखिए जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही महान्यायवादी जो है ना वो अपने पद पर बने रहते हैं साथियों। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? बताइए भाई। तो किसमें होती है साथियों? किसके पास होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास वो शक्ति होती है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित रखे। नियंत्रक एवं महालेखा की यह शक्ति होती है। उसके बाद देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है ना, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो राजमन्नार आपको बताना है। क्या बताना है साथियों? राजमन्नार आयोग की अगर बात करें तो इसने आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश की थी। उसके बाद देखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं साथियों? तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। या आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था बताइए? तो कब किया गया था साथियों? 1991 में किया गया था। भारत के रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था। उसके बाद देखिए डंकल प्रस्ताव क्या था बताइए? चलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए साथियों डंकल प्रस्ताव क्या था अब आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। तो उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित है साथियों। जो डंकल है ना, डंकल, ठीक है ना, ये किससे संबंधित है साथियों? ये अगर बात करें तो उरुग्वे चक्र समझौते से ही ये संबंधित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? तो कौन से किसकी बात चल रही है साथियों? पक्षाभ मेघ की बात चल रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे जो पक्षाभ मेघ होता है ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर निर्मित होता है। आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, यहां पर अगर बात करें पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवन विमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है, किस वर्ष की विशेषता है? तो किस वर्षा की विशेषता है साथियों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे किस वर्षा की विशेषता है, देखिए और राइट आंसर साथियों बताने की कोशिश कीजिए। चलिए पवन विमुख ढालों की अपेक्षा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों जो पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवन विमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है, ये पर्वतकृत वर्षा की विशेषता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए ट्रक फार्मिंग क्या साथियों लिखा हुआ है? ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? ठीक है ना, तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को देखिए साथियों और सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए। क्या हो सकता है आपका राइट आंसर बताइए। चलिए तो रेशम कीट पालन से संबंधित है, अंगूर की खेती से संबंधित साथियों, या बागवानी कृषि से संबंधित है, या जलज कृषि से संबंधित है, बताइए। चलिए पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवन भिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है, ये किस वर्षा की विशेषता है? तो ये तो साथियों पर्वतकृत वर्षा की विशेषता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। ट्रक फार्मिंग
का संबंध किससे, यानी कि ट्रक फार्मिंग की अगर बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है साथियों। देखिए ये कृषि की अगर बात करें ना तो ये बागवानी कृषि से संबंधित है, तो बागवानी कृषि से संबंधित ट्रक फार्मिंग का संबंध, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सेरीकल्चर का संबंध किससे है बताइए, तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है, आप लोग ध्यान रखेंगे रेशम कीट पालन से इसका संबंध है साथियों सेरीकल्चर का। अब उसके बाद देखिए सवाना चारागाह कहां पर पाए जाते हैं बताइए, जो सवाना घास के मैदान है ये साथियों कहां पर पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, अफ्रीका में ही साथियों सवाना चारागाह पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो कहां पर दिया था साथियों, सारनाथ में दिया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है बताइए, तो सबसे प्राचीन शैली की जब आपसे पूछा जाए तो भरतनाट्यम आपको बताना है, यानी कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है साथियों, भरतनाट्यम है। उसके बाद देखिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस साथियों प्रयुक्त होती है बताइए, तो एसिटिलीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, क्योंकि फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस ही इस्तेमाल में लाई जाती है। राइट आंसर आपका डी हो जाता है। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्यों, अब आपको बताना है साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्यों, क्योंकि लाल प्रकाश सबसे कम परिक्षेपित होता है, लाल खतरे का प्रतीक है, खून का रंग लाल है, या प्राणी लाल रंग पहचान सकते हैं, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे और आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश सबसे कम परिक्षेपित होता है। राइट आंसर आपका ए के साथ। किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी नामक रोग होता है बताइए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों विटामिन बी1 की वजह से इसकी कमी अगर बॉडी में हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है साथियों, बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए, होलोग्राफी का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो सबसे पहले उपयोग किसने किया था साथियों, वाई डेनिसुक ने किया था। इनका नाम था साथियों वाई डेनिसुक और इन्होंने ही सबसे पहले साथियों होलोग्राफी का प्रयोग किया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है बताइए, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा किरणों की अगर बात करते हैं बीटा किरणों में साथियों ऋणात्मक आवेश होता है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों बारूद का आविष्कार किसने किया था बताइए, तो रोजर बेकन इनका नाम है, बा से बारूद हो जाएगा और बा से बेकन हो जाएगा, यानी कि बेकन साहब ने बारूद का आविष्कार किया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका ए के साथ जाएगा। ल्यूकेन किसका मात्रक है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ज्योति फ्लक्स आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जब हम बात करते हैं यहां पर ल्यूमेन की, तो ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। या पूछा जाए ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो ल्यूमेन आपको बताना है। दोनों ही पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो साइकस आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर साइकस को क्या कहा जाता है साथियों, जीवित जीवाश्म कहा जाता है साइकस को। सही जवाब आपका बी के साथ। क्लोरोफॉर्म की खोज साथियों किसने की थी बताइए, तो लिविंग इनका नाम है साथियों। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, लिविंग इनका नाम है और लिविंग साहब ने ही क्लोरोफॉर्म की खोज की थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अमेरिका की पहली महिला सिख मेयर जो बनी है अभी हाल फिलहाल में, ये कौन बनी है, तो प्रीत दिलदार इनका नाम है। क्या, प्रीत दीदबल इनका नाम है और ये अमेरिका की पहली महिला सिख मेयर बनी है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की कितनी मेगावाट की नोखरा सौर परियोजना फरवरी 2024 को राष्ट्र को समर्पित की है, तो 300 मेगावाट की साथियों। क्या 300 मेगावाट की, आप लोग ध्यान रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कोई सौर परियोजना चलाई जाती है और पूछा जाता है कि राष्ट्र को समर्पित है कितने मेगावाट की है, तो 300 मेगावाट की है। चलिए निम्नलिखित में से किस देश में नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया बताइए, तो यहां पर अगर बात करें ये बात है साथियों अमेरिका की, यानी कि अमेरिका देश में नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया था। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो जो यही वर्ष है साथियों 2024, इसी वर्ष को क्या घोषित किया है, नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है। और किसने घोषित किया है, भारतीय नौसेना ने ही किया है। यह अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता हो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया पुस्तक है ये एक साथियों, इसके लेखक कौन है साथियों बताइए, तो इसकी लेखिका लीला सेठ हैं। लीला सेठ अक्सर किताबें साथियों अपने लिखती रहती हैं, तो वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया इस पुस्तक की लेखिका कौन है, लीला सेठ हैं। उसके बाद देखिए साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी 2024 को किस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी? तो कौन सी योजना की बात चल रही है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की बात चल रही है साथियों। आप लोग ध्यान रखेंगे, नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने की घोषणा की थी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे 49वां भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा जनवरी 2024 में की गई थी? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपसे पूछने को मुझे ऐसा लगता है कि 80% चांसेस है, ठीक है ना। तो 49वां जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है साथियों, ये किसको दिया गया है? ये कर्पूरी ठाकुर को भी साथियों मिला है। चलिए, उस समय तो घोषणा हुई थी लेकिन अब मिल चुका है ये। उसके बाद देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में किस अभियान का शुभारंभ किया है साथियों? तो किस अभियान का शुभारंभ किया है? हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये एक अभियान है और इसकी शुरुआत जो की है वो हमारे उपराष्ट्रपति जो कि जगदीप धनखड़ साहब हैं, इन्होंने की है। और किस उपलक्ष्य पर की है? तो 75वें गणतंत्र के साथियों उपलक्ष्य पर की है। ये आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में 26 दिसंबर 2023 को शामिल किया गया था? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, INS इम्फाल की जब हम बात करते हैं तो ये एक युद्धपोत है साथियों, INS इम्फाल, और इसको भारतीय सेना में शामिल किया गया साथियों अभी कुछ दिन ही पहले, एक तरीके से कुछ दिन पहले नहीं कह सकते, दिसंबर 2023 में साथियों इसको शामिल किया गया। तो ये डेट आपको नहीं ध्यान रखना होती है, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि अभी हाल फिलहाल में भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत को शामिल किया है। तो INS इम्फाल आप लोग ध्यान रखिएगा। बस इतनी सी बात है साथियों। तो कुल मिला के ये टॉप लेवल के एकदम क्वेश्चंस थे। इसमें हिंदी भी थी, सामान्य ज्ञान भी थी, करंट अफेयर भी थी साथियों, सब कुछ था इसमें। तो ये क्लास, ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो एक बार कमेंट सेक्शन के जरिए से जरूर बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। और अगर कोई इसमें दिक्कत, कोई दिक्कत आपको लगी हो, कोई कमी हो, तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने 2 मित्रों को कम से कम शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।